हेलो व्यूवर्स, वंदे मातरम। आज मैं फिर आया हूँ आपके सामने एक वीडियो लेकर। इसमें हम शुरू करें। आज हम जानेंगे इस वीडियो में प्रेमचंद के बारे में और उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यह वीडियो विभिन्न पाठ्यक्रमों में रखी गई ये प्रेमचंद जी की कहानी या अन्य कहानियों से संबंधित है। इसमें प्रेमचंद जी का साहित्यिक परिचय दिया जाएगा। साथ ही वीडियो के में आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं जो प्रेमचंद जी के बारे में और जो इस वीडियो में वो मैं कथा बताने वाला हूँ, कहानी के बारे में बताने वाला हूँ, उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके आंसर्स का डिस्कशन किया जाएगा। तो ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों पर भी आधारित होगी। यह वीडियो मूल रूप से तो बीए, बीकॉम, बीएससी होम साइंस, बीसीए, बीबीए के फाउंडेशन कोर्स वाले विद्यार्थियों के लिए है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लागू की गई है, उसमें एक कहानी है, वो है शतरंज के खिलाड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं कथा के बारे में। इससे पहले हम लेखक परिचय जान लेते हैं। प्रेमचंद जी हैं, इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। इनका रचना काल 1880 से 1936 के बीच रहा है। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के एक गांव लम्ही में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई। यह प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं। इनकी जो थोड़ा सा इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। इनके पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, जिसके कारण उन्हें आगे का जीवन संघर्ष में तरीके से जीना पड़ा। उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेधा के बल पर स्कूल में अध्यापक बने। अध्यापन का कार्य करने के बाद वे शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए। उसके बाद विभिन्न आंदोलन जो चले, चूंकि जो रचना काल है प्रेमचंद जी का वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ चलता है। तो 1921 में जो महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन असहयोग आंदोलन था, उसका एक कार्यक्रम था कि सरकारी नौकरी का विरोध करना है, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना है। उस समय की बात कर रहा हूँ जब अंग्रेजों का शासन काल था। तो इसी से प्रेरित होकर प्रेमचंद जी ने भी अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और नौकरी छोड़ने के बाद वे आजीवन साहित्य सेवा करते रहे। और साथ ही क्या है कि उन्होंने इसके बाद क्या है, सिनेमा जगत में भी अपना रोजगार अपनाने गए थे। वो मुंबई गए थे और मुंबई में वो कथा लेखन का भी कार्य करते थे, लेकिन उन्हें वो माहौल, मुंबई का माहौल और जो निर्देशक चाहते थे वैसा वे नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें मंजूर नहीं था कि अपने उसूलों और अपने सिद्धांतों के खिलाफ वे लिख सकें, इसलिए वे वहाँ से आ गए। आगे हम चलते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं में। देखिए, प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास लिखे। प्रारंभ में प्रेमचंद जी जब उर्दू में लिखते थे तो नवाब राय नाम से लिखते थे। उसके बाद जब उनका एक कहानी संग्रह था सोजे वतन, उसे अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। उसके बाद भी हिंदी में लिखने लगे। हिंदी में वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। तो ये प्रमुख उपन्यास हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें से जो गोदान 1936 में उनका अंतिम उपन्यास, पूर्ण अंतिम उपन्यास है, इसे कृषक जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। होरी की गाय की इच्छा अधूरी रह जाती है। इसके बाद एक जो मंगलसूत्र उपन्यास है, ऐसा भी प्रश्न आता है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी का अपूर्ण है। तो मंगलसूत्र नाम का जो उपन्यास है वो अधूरा रह गया था। वो उनके पुत्र श्री अमृत राय, ये भी लेखक हैं हिंदी साहित्य के, उन्होंने इसे पूरा करके 1948 में प्रकाशित करवाया। मूल रूप से कथाकार हैं। अब प्रेमचंद की कहानियों, चूंकि हम अभी इसमें कहानी पढ़ने वाले हैं, तो उनकी कहानी या कथा का प्रतिपाद अगर हम देखें, मूल रूप से उनके कथानक जो हैं वो समाज से जुड़े हुए हैं। 300 से अधिक कहानियां लिखी प्रेमचंद जी ने और इनको कथा सम्राट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने
पूरे युग का प्रवर्तन किया, एक युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी कहानियां समाज सुधार, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। इनकी कहानियों में ऐसा माना जाता है कि सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं पूरी उभर कर आई हैं। जब आप प्रेमचंद की कथा पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, तब आपको उस दौर का 1920 से 30 का दशक और 1900 से लेके 1930 का जो दशक है, जो अंग्रेजों का शासनकाल है, उस समय की भारत की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, गांव में किस प्रकार की व्यवहार होते हैं, प्रथाएं होती, सब अगर आप पूरी कहानियां पढ़ेंगे तो आप उस युग तक पहुंच जाएंगे। इनमें किसानों की दशा और विभिन्न सामाजिक प्रथाएं जैसे अनवेल विवाह हुआ है ना, ऐसी कई सामाजिक कुरीतियां जो उस समय थीं जिनको बढ़ावा देना चाहिए था और गांधी जी से भी प्रभावित थे, तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था की कठोरता से संबंधित भी, जैसे ठाकुर का कुआं उनका है, वो इस प्रकार की कहानियां भी उन्होंने लिखी हैं। अब उनकी कहानी जो है, पहली कहानी मानी जाती है प्रेमचंद की अनमोल रतन, है ना, और ये प्रमुख कहानियां हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बहुत सारी कहानियां, इसमें दो बैलों की कथा, हामिद का चिमटा, ईदगाह आप बिल्कुल प्रसिद्ध हैं, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में भी है, नमक का दरोगा, बड़े भाई साहब, बूढ़ी काकी, ये सभी प्रसिद्ध कहानियां हैं। सभी कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवाद की ओर है। पूस की रात उनकी अंतिम कहानी मानी जा सकती है जो यथार्थवादी कहानी है। इनमें से दो बैलों की कथा, जो हीरा और मोती नाम के बैल रहते हैं, उन पे एक फिल्म भी बनी है हीरा मोती नाम से। तो आगे चलते हैं हम। अब जो हमारी मुख्य कथा है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो है शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज को अंग्रेजी में चेस कहा जाता है। जो नहीं जानते हैं वो उसमें एक राजा होता है और एक वजीर होता है, कुछ सेना होती है, ऊंट हाथी आदि होते हैं। इतना जानना काफ़ी है। हालांकि इसके विषय में जिक्र बिल्कुल नहीं है, केवल शतरंज पर केंद्रित है। कैसे शतरंज के खिलाड़ी केंद्रित है, आइए कहानी के सार अति संक्षिप्त में हम डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। इस कहानी में मूल रूप से तो वैसे देखा जाए 6 पात्रों के विषय में चर्चा हुई है। इनमें लखनऊ और अवध के नवाब वाजिद अली शाह हैं, मिर्जा सज्जाद अली और उनकी पत्नी, मीर रोशन अली और उनकी पत्नी, और मिर्जा के घर की दासी। इनमें से मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली, ये दोनों ही इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। ये इसका कथानक चेस से संबंधित जरूर है, शतरंज से संबंधित जरूर है, लेकिन इसमें परोक्ष रूप से बहुत कुछ कहा गया है। प्रेमचंद ने जो देश के नवाब थे, उस समय की राजशाही है, उसके पतन के कारण व्यक्तिगत स्वार्थ, अंग्रेजों का दमन, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने रेखांकित किया इस कहानी के माध्यम से। कहानी का सार इस प्रकार है कि पूरा जो लखनऊ और अवध का क्षेत्र था वो विलासिता में डूबा हुआ था, नवाब से लेकर प्रजा तक। और जो मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली ये दोनों थे, ये अवध के नवाब के अंतर्गत जागीरदार थे। इनका कार्य था अपनी जागीर से लगान वसूल करके नवाब को देना। तो क्या हुआ है, सबसे पहले ये जो दोनों मित्र थे मिर्जा और मीर, इन दोनों को बहुत ज़्यादा लत थी, बहुत ज़्यादा शतरंज खेलते थे, दिन रात शतरंज में ही लगे रहते थे और खाने पीने की कोई कमी थी नहीं क्योंकि ये जागीरदार थे। तो प्रारंभ में जो शुरू में है, मिर्जा साहब के यहाँ शतरंज की महफिल जमती थी। तो एक दिन मिर्जा साहब के घर ये मिर्जा और मीर दोनों शतरंज खेल रहे होते हैं। जो मिर्जा साहब की बेगम होती हैं, जो पत्नी होती है, उनको सर में बहुत तेज दर्द होता है। वो अपनी दासी को भेजती हैं कि जाओ, वो अपनी दासी को भेजती है कि जाओ मिर्जा साहब से कह दो कि बेगम या मेरी पत्नी के सिर में दर्द है तो देख लें। लेकिन मिर्जा साहब शतरंज से उठने को तैयार नहीं होते हैं, उन्हें चाल बहुत महत्वपूर्ण लगती है। फिर उनके मित्र मीर रोशन अली कहते हैं कि मिर्जा साहब देख लीजिए बेगम क्या कह रही हैं। तो इस प्रकार कई बार बोलने के बाद मिर्जा साहब अंदर जाते हैं, बेगम को देखते हैं, उन पे थोड़ा नाराज़ होते हैं कि उन्होंने शतरंज से उन्हें क्यों उठा दिया है। और इस पर फिर बेगम को भी गुस्सा आता है। बेगम बाहर आती हैं और सारे मोहरे, जो भी चेस की गोटियां हैं, मोहरे हैं, सब बाहर फेंक देती हैं। वहाँ से मीर रोशन अली चुपचाप चले जाते हैं।
क्योंकि मिर्जा साहब की बेगम बहुत नाराज हैं। इसके बाद क्या होता है कि फिर कभी मिर्जा साहब के घर पे शतरंज नहीं खेला जा सकता, पर दोनों मित्रों को तो शतरंज खेलना बहुत ज़रूरी है, क्या किया जाए। तो फिर मीर रोशन अली साहब कहते हैं कि अब मेरे घर पर खेलेंगे। तो मिर्जा साहब सुबह से शाम तक, सुबह जो नाश्ता करके निकलते तो मीर साहब के घर ही अब महफिल जमती थी। मीर साहब के यहाँ शतरंज तो खेला जाने लगा, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मीर साहब के घर भी जो नवाब वाजिद अली शाह हैं, उन्होंने एक बुलावा भेजा कि आपको कुछ काम है। तो ये मीर साहब भी घबरा गए, मिर्जा साहब भी घबरा गए कि क्या है, नवाब फिर लखनऊ जाना पड़ेगा, उनको क्या क्यों बुलाया है। शतरंज को ये दोनों मित्र छोड़ना नहीं चाहते थे। तो दोनों मित्रों ने फैसला किया कि अब अपन क्या करते हैं, घर पे नहीं खेलेंगे, कहीं और चलते हैं जहां अपने को कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई हम बीच में खलल ना डाले। तो दोनों मित्रों ने एक गोमती नदी के किनारे, देखिए लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे एक दूर एक खंडहर सी हो रही मस्जिद पर, जहाँ कोई आता जाता नहीं था, दोनों मित्रों ने फैसला किया कि अपन यहीं खेलेंगे। दोनों मित्र सुबह से निकलते, नाश्ता पानी हुक्का जो भी उनको चाहिए था पूरे दिन भर के लिए, वो सब रख के ले जाते चुपचाप, और वहीं मस्जिद में शतरंज की बाजियां खेलते। तो इस जो वीरान जो नदी है, देखिए गोमती नदी, ये भी एक जनरल नॉलेज का प्रश्न बनता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे है। तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे है। तो ये दोनों मित्र अब मस्जिद में शतरंज खेलने लगते हैं। एक बार क्या होता है, इसी दौरान अंग्रेजों ने नवाब वाजिद अली शाह को कैद कर लिया और उनके लखनऊ और अवध पर कब्जा कर लिया। इस बात की सूचना मिल गई थी, परंतु ये दोनों मित्र शतरंज की लत नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्हें लगता था कि बादशाह तो कैद कर लिए गए, परंतु उनके जो शतरंज का बादशाह है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय उनके बादशाह के। तो दोनों मित्रों ने अनसुनी कर दी, एक बात इनके कानों तक पहुंच भी गई थी, और अंत में शतरंज खेलते खेलते किसी बात पर झगड़ा हो जाता है। गोटियां बदलने पर एक मित्र कहते हैं कि आपने मोहरा इधर सुधर कर लिया, दूसरे कहते हैं ऐसा नहीं है, और दोनों मित्र चूंकि कटार भी रखते थे, तलवार भी रखते थे, और इसी बात पर तनातनी होकर एक दूसरे की जान ले लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे को तलवार मार के खत्म कर लेते हैं, और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। कहानी यहाँ पर क्या है, एक शाब्दिक और सांकेतिक कहानी भी है। उन्होंने जब अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया लखनऊ के नवाब का, तो ऐसा नहीं कि ये दोनों कायर थे, ये दोनों कायर नहीं थे, पर विलासिता में इतने डूबे हुए थे, चेस की लत इतनी लगी हुई थी कि इन्होंने किसी भी चीज को आगे आड़े आने नहीं दिया, और अंत में एक दूसरे को मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इतनी ही कथा है। आइए हम चलते हैं महत्वपूर्ण विकल्पों पर। ये बहुत परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विकल्प है। तो पहला प्रश्न है, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? आपके विकल्प है 31 जुलाई 1885, 13 जुलाई 1870, 31 जुलाई 1880, 31 जून 1888। 88। तो पहला क्या आंसर है, सही उत्तर है 31 जुलाई 1880 को जन्म हुआ था। तो प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? अगले प्रश्न पर और चलते हैं। आपने बिल्कुल पढ़ रखा है, लम्ही, चिरगांव, खंडवा, कौसानी। देखिए बिल्कुल सही जवाब सोचे। चिरगांव में मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ, खंडवा में किशोर कुमार जी का जन्म हुआ, कौसानी में पंत जी का जन्म हुआ, और प्रेमचंद जी का जन्म हुआ लम्ही में। याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? ये जीवनी होती है, जैसे आत्मकथा, जीवनी, विभिन्न गद्य की विधाएं हैं। तो कलम का सिपाही इनमें से किसकी जीवनी? अमृत राय, यशपाल, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार। सही उत्तर आप जानते हैं, बिल्कुल सही, प्रेमचंद जी की जीवनी है। और यह प्रेमचंद घर में किसकी रचना है? ये भी एक रचना है प्रेमचंद घर में। तो इसके लेखक हैं मृदुला गर्ग, पटरानी देवी, शिवरानी देवी या महादेवी वर्मा। तो शिवरानी देवी इस रचना की रचनाकार हैं। प्रेमचंद घर में ये इनकी दूसरी पत्नी थी प्रेमचंद जी की, शिवरानी देवी। अगला प्रश्न है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी का रचना काल क्या है? अक्टूबर 1920, अक्टूबर 1924, जुलाई 20 या जून 31। सही जवाब क्या है? अक्टूबर 1924। अक्टूबर 1924 में ये शतरंज के खिलाड़ी कहानी रची गई। अगला प्रश्न क्या है, शतरंज के खिलाड़ी कविता में किस शहर की विलासिता को चित्रित किया गया है? किस शहर की विलासिता को चित्रित किया है? दिल्ली, लखनऊ, कलकत्ता या पंजाब? बिल्कुल सही जवाब है, लखनऊ की बात हुई है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है,
प्रेमचंद या इनमें से कौन सा नाम प्रेमचंद जी का नहीं है? कौन सा नाम नहीं है? मुंशी प्रेमचंद, कलाधर, नवाब राय, धनपत राय। जैसा कि मैंने आपको बताया था, धनपत राय प्रेमचंद जी का मूल नाम है, प्रेमचंद जी नाम से वो प्रसिद्ध हैं हिंदी साहित्य में, और नवाब राय नाम से वे उर्दू में लिखते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कलाधर। कलाधर जो है उनका नाम नहीं है। कलाधर नाम से कौन रचनाएं लिखता था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। अगले प्रश्न में चलते हैं। निखट्टू। निखट्टू शब्द कैसा है? इस कहानी में आया है तत्सम है, देशज है, तद्भव है, आगत है। देखिए तत्सम क्या होता है? तत् यानी वह या उसके, सम यानी समान या जैसा, तो उसके जैसा। किसके जैसा? संस्कृत। तो हिंदी में जितने भी शब्द हैं संस्कृत से सीधे उपयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वे सब तत्सम शब्द हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? जिनका रूप बदल जाता है। जैसे अग्नि जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत में अग्नि कहा जाता है। तो अग्नि का जब आग हो गया, रूप बदल गया, तो वो तद्भव हो गया। और देशज क्या, देशज शब्द क्या होते हैं? जो लोकली निर्मित हो जाते हैं। जैसे लोटा एक देशज शब्द है ना, लोटा को कहीं आपको रेफरेंस नहीं मिलेगा। और सामान्य जानकारी के लिए बता दूं मैं, एक बाघ भी प्रश्नों में आता है कि बाघ, बाघ भी एक देशज शब्द है, याद रखिएगा। आगत शब्द क्या होते हैं? जो अन्य भाषाओं से किसी भाषा में शब्द आते हैं, तो जो बाहर से जो शब्द आते हैं वो आगत शब्द कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आगत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जय नारायण रॉय ने, दया नारायण निगम ने, राम नारायण झा ने, या इनमें से किसी ने भी प्रेमचंद नाम। देखिए प्रेमचंद उपनाम किसने दिया? दया नारायण निगम जी ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मीर साहब के पास घुड़सवार को किसने भेजा था? क्योंकि मीर साहब के यहाँ जब महफिल जमती थी, नवाब वाजिद अली शाह ने, फौजी अधिकारी ने, मिर्जा ने, या मीर साहब ने? सोचिए आप। अभी मैंने आपको बताया था जब मैं कहानी सुना रहा था, अगर आपने अच्छे से और ध्यान से कहानी सुनी हो तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ सभी काम की बातें हैं, आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, पूरी कहानी सुनिए। तो मीर साहब के घर घुड़सवार अफसर को नवाब वाजिद अली शाह ने भेजा था। अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। लेखक ने शतरंज के खिलाड़ी कहानी के माध्यम से क्या दिखाने का प्रयास किया है? क्या दिखाने का प्रयास किया? भारतीय शासकों का पतन, खेल का महत्व, हारने वाले खिलाड़ी की मनोस्थिति, या अंग्रेज शासकों का दमन। तो प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से भारतीय शासकों का किस प्रकार पतन हो रहा है। विलासिता में डूबे थे, नवाब साहब भी विलासिता में डूबे थे, और विलासिता के कारण भारतीय शासकों के धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन हो गए, गुलाम हो गए। अगला प्रश्न है। वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने का मिर्जा और मीर को कोई मलाल नहीं था। क्यों मलाल नहीं था? क्योंकि उससे जलते थे, वे अंग्रेजों के समर्थक थे मीर और मिर्जा, या शतरंज का बादशाह अधिक महत्वपूर्ण था, या उन्हें अंग्रेजी फौज से डर था? बिल्कुल नहीं, वो कायर नहीं थे। मूल इसका सही उत्तर क्या है कि मीर और मिर्जा के लिए अपने बादशाह से ज्यादा महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्या था? शतरंज का बादशाह। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मीर अली मिर्जा युद्ध में जाने से क्यों बचना चाहते थे? ये दोनों क्यों बचना चाहते थे? मीर और मिर्जा को युद्ध से घृणा थी, मीर और मिर्जा सामाजिक दायित्व बोध के प्रति उदासीन थे, दोनों कायर थे, या वाजिद अली शाह को नापसंद करते थे? सही उत्तर क्या है? मीर और मिर्जा सामाजिक दायित्व बोध के प्रति उदासीन थे। उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि उनका कर्तव्य क्या है। वो जागीरदार थे पर विलासिता में डूबे रहते थे। अगला प्रश्न है। शतरंज के खिलाड़ी का उद्देश्य क्या है? शतरंज के खिलाड़ी का उद्देश्य क्या है? इन ऑप्शंस में एक उद्देश्य क्या है कि व्यक्तिगत स्वार्थों का चित्रण किया गया है। इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि है, जिस कारण भारतीय शासकों का पतन हुआ और अंग्रेज भारत में सफल रहे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, आप बने रहिएगा अगले वीडियो तक। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और प्रश्नोत्तरों के बारे में आपको घर बैठे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।